नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की हमारी क्लास में धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में सोडियम तथा मैग्नीशियम धातु के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम के अयस्क या कैल्शियम का क्या यूज होता है, या कैल्शियम के ऐसे कौन से यौगिक हैं जो हम रोज़मर्रा की जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैल्शियम Ca, इसको हम 20Ca40 लिखते हैं। 20 है वो तीन चीज़ों को बता रहा है। पेज PeZ, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक। और सिर पे क्या है, भार है। ये जो 40 है कैल्शियम का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, जिसे हम A लिखते हैं। इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 40 - 20 = 20। अब हम बात करते हैं कैल्शियम किस किस में पाया जाता है। हमारे जो शरीर की हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम कहाँ पे पाया जाता है? एक तो हड्डियों में और एक दूध में, साथ में अंडे के छिलके में। अंडे के छिलके में भी कैल्शियम पाया जाता है। अंडे का जो छिलका होता है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। और साथ में हड्डियाँ हो गया, दूध हो गया, अंडे के छिलके में हो गया। और एक आपने सीप, जिसे हम घोंघा, एक समुद्री जानवर है, उसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम कहते हैं शंख, वो भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो शंख में भी आपके कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात हम बोल सकते हैं कैल्शियम पाया जाता है। और ये जो सीप या घोंघा या शंख है, ये मोलस्का जगत का प्राणी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि जो सीप या घोंघा है या शंख है वो किस जगत का प्राणी है? मोलस्का जगत का प्राणी है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं थोड़ा और कैल्शियम के बारे में। अगर हम हमारे मानव शरीर की बात करें, हमारे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है धातु। कैल्शियम हमारे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, उत्तर आएगा कैल्शियम। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि मानव शरीर में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, उत्तर आएगा ऑक्सीजन। ये दो जो क्वेश्चन है एग्जाम में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें बार बार पूछे गए हैं। हमें इनके कंसेप्ट को समझना है। मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पूछे, उत्तर आएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछे तो उत्तर आएगा कैल्शियम। हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो एक अधातु है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अधातु है। इस कारण हमें धातु का भी पता करना पड़ेगा कि कौन सा धातु हमारे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसका उत्तर है आपकी कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है और इस कारण ये मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? और दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे या धातु पूछे, इसका उत्तर होगा कैल्शियम। यहां तो बात समझ में आ गई क्या? अभी तक हमने कैल्शियम की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में पढ़ा कि भाई कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडे के छिलके में पाया जाता है, या जो सीप या घोंघा या शंख जो मोलस्का जगत का प्राणी होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में।
या हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कैल्शियम है, या दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। और उससे पहले हमने जो कैल्शियम की जो परमाणुविक संरचना है इसमें देखा कि 20 प्रोटॉन होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, इसका प्रतीक Ca है, इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 40 है, न्यूट्रॉनों की संख्या आपके 20 है। चलिए इसके कौन कौन से अयस्क होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अयस्क कौन कौन से अयस्क, वो चलो पढ़ते हैं। पहला है CaCO3 जिसे हम बोलते हैं संगमरमर, मार्बल या चूना पत्थर। कैल्शियम का जो मुख्य अयस्क है वो है संगमरमर, मार्बल, जो हम सामान्यतः अपने जो घरों की फर्श होती है उन पे मार्बल लगाते हैं, वही मार्बल है। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर, मार्बल या चूना पत्थर या इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन, चूने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम, और पत्थर को स्टोन। तो ये कभी कभार ये भी शब्द मिल सकता है लाइम स्टोन, ऐसे हिंदी में लिखा हुआ लाइम स्टोन। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कैल्शियम का मुख्य अयस्क संगमरमर या मार्बल या चूना पत्थर या लाइम स्टोन जिसे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं वो होता है। चलिए, और अयस्क कौन सा होगा, CaSO4 2H2 जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। और कौन सा होगा, और होगा Ca3PO4 इसको बोलते हैं फॉस्फोराइट। कैल्शियम फॉस्फेट, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये कैल्शियम और ये PO4 फॉस्फेट। हम सबको पता है कैल्शियम की संयोजकता +2 और फॉस्फेट की -3, और जब भी सूत्र बनता है जो संयोजकता है वो एक दूसरे पर चली जाती है। ये 3 इधर आ जाएगा Ca3 और 2 उस पर चला जाएगा PO4 और ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फोराइट। तो फॉस्फोराइट भी आपके कैल्शियम का अयस्क है। अगला CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोओर्स्पार। फ्लोओर्स्पार भी आपके कैल्शियम का अयस्क है। तो आपको कैल्शियम के जो 4 अयस्क याद रखने हैं। पहला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर, लाइम स्टोन कहते हैं, और ये कैल्शियम का मुख्य अयस्क है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कैल्शियम का मुख्य अयस्क कौन है, इसका उत्तर होगा मार्बल जिसे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। एग्जाम में दूसरे जो अयस्क हैं इनको सिर्फ एक बार देखना होता है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम ऐसा भी पूछ जा सकता है निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क नहीं है। उस स्थिति में आपको इसके जितने भी अयस्क है वो याद रखने पड़ते हैं। तो इसके 4 अयस्क है। पहला CaCO3, सेकेंड CaSO4 2H2O जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, तीसरा Ca3PO होल ट्वाइस फॉस्फोराइट, और चौथा CaF2 फ्लोओर्स्पार। एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जहाँ पे क्वेश्चन बनता है वहाँ पे मैं एक बार अंडरलाइन कर लेता हूँ। वो चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। कैल्शियम का मुख्य अयस्क, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछे कैल्शियम, तत्व पूछे ऑक्सीजन। विशेष तौर से क्वेश्चन याद रखना है। जो सीप या घोंगा है किस जगत का प्राणी है, मोलस्का। ये भी क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बाकी जो भी चीज़ें उनको एक बार देख लेना है। पूरी दुनिया को पता है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मानव शरीर में जो धातु और तत्व है इसका जो भी कंसेप्ट है वो पूछा जा सकता है। धातु पूछे सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है
उसको अच्छी तरह पढ़ना। धातु पूछे उत्तर आएगा कैल्शियम, तत्व पूछे उत्तर आएगा ऑक्सीजन। फटाफट इसको नोट करो। इसके बाद हम कैल्शियम के यौगिक पढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जो हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, मार्बल, आपके जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर या पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको एक बार रब कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के यौगिक। छह यौगिक पढ़ेंगे। CaO बिना बुझा हुआ चूना, CaOH2 बुझा हुआ चूना, CaCO3 मार्बल, संगमरमर, चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। अगला CaSO4 2H2 जिप्सम, और इससे अगला CaSO4 हाफ H2O POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें जो पारम वाली जो चार चीजें हैं, इनमें डिफरेंस समझना है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है, या मार्बल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझना है। अगर इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। वरना जो स्टूडेंट होते हैं तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है, या कौन सा मार्बल है। चलिए देखते हैं। ये जो CaO है, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। Ca का कैल्शियम, O का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अर्थात हमने चूने के अंदर पानी नहीं डाला है। बिना बुझा हुआ चूना, जैसे ही पानी डालेंगे बुझ जाएगा। भाई हम जब भवन निर्माण करते हैं तो चूना लाते हैं, पहले साधारण चूना लाते हैं, वो है हमारे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। उसके अंदर जैसे ही पानी डालते हैं वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। इस बात को समझना। तो ये क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। इसके अन्य नाम क्विक लाइम या कली, इसको बोलते हैं कली, कली आती है। इसका जो सामान्यतः नाम है कली, ठीक है। ये बात समझना। अब हमने जो आपके बिना बुझा हुआ चूना है उसमें पानी डाला तो चूना बुझ गया, तो क्या बना? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो आज से ये ध्यान रख लेना, अगर आपको बुझा हुआ चूना पूछता है इसका मतलब उसमें जल आएगा। जल आएगा मतलब हाइड्रोजन आएगा। बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं इन तीनों के फॉर्मूले में। बुझा हुआ चूना पूछे इसका मतलब चूना बुझ गया है, और कैसे बुझा? हमने जल डाला है, पानी डाला है, अर्थात उसके फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड आएगा, ये OH आएगा। बिना बुझा पूछे इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा, जल नहीं है, तो CaO, सिंपल सा। तो जैसे ही हमने बिना बुझे हुए चूने में अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जल डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसे हम बोलेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा समझना, जो
बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ है उसमें अगर हम CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा और वो कठोर हो जाएगा और उसे हम बोलते हैं मार्बल। मार्बल, संगमरमर, संगमरमर जिसे हम बोलते हैं आपके लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जिसे हम बोल सकते हैं लाइम स्टोन या चूना पत्थर, 4 नाम है इसके और इसका फॉर्मूला बनेगा CaCO3। हमने चूना लिया, चूने में जल मिलाया, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, बुझा हुआ चूने में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित की, उसका रंग दूधिया हो गया और वो कठोर पड़ गया और हमें क्या मिला, मार्बल मिल गया। अब आपको पता चल गया होगा CaO साधारण चूना जो पाउडर होता है जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझे चूने में आपने पानी डाला, चूना बुझ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने में आपने CO2 गैस प्रवाहित की तो उसका रंग दूधिया हो गया और वो कठोर हो गया और हमें क्या प्राप्त हुआ, मार्बल। इसका मतलब हमें पता चल गया CaO बिना बुझा हुआ चूना, CaOH2 बुझा हुआ चूना और CaCO3 मार्बल होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये 3 तो पता चल गया। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है कि उसका रंग दूधिया हो जाता है, तो उत्तर होगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और हमें यहाँ से समझ लेना है। तो तीनों में अंतर पता चल गया। इसको हम बोलेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर, मार्बल, चूना पत्थर और चूने को बोलते हैं लाइम और पत्थर को स्टोन, लाइम स्टोन। बात समझ में? चलिए, इसका रासायनिक नाम भी लिख लो, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उपनाम और रासायनिक नाम आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और रटना नहीं है, चीज़ें समझ लेनी। जब आप चीज़ें समझ लोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी, वरना कितने रट लोगे ये चीज़ें कभी याद नहीं रहेगी। अगर हम चीज़ों को एक कंसेप्ट के साथ पढ़े तो चीज़ें याद रह सकती हैं। और ये जो केमिस्ट्री का ये धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इसके अंदर जितने भी अयस्क आते हैं, जितने भी यौगिक आते हैं, अगर हम उनको एक साथ पढ़ने का प्रयास करते तो जीवन भर याद नहीं होंगे। लेकिन हम इनका वर्गीकरण कर ले कि भाई हम कैल्शियम के अलग पढ़ेंगे, हम सोडियम के अलग पढ़ेंगे, हम मैग्नीशियम के अलग पढ़ेंगे, तो चीज़ें याद हो सकती है। चीज़ों को एक समूह के रूप में याद किया जा सकता है, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन करके उनको पढ़ा जा सकता है, वरना चीज़ें टफ हो जाती है। चलिए, अब ये चीज़ क्या है, CaOCl2। थोड़ा इधर समझना। जो हमारे बुझा हुआ चूना है उसमें हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, उसमें हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो हमें प्राप्त हुआ CaOCl2, जिसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम बोलेंगे विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? Ca को हम पढ़ेंगे कैल्शियम, O को पढ़ेंगे ऑक्सी, Cl2 को क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बार बार ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर हमें इसका फॉर्मूला याद है कि इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है तो हम इससे इसका रासायनिक नाम पता कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले में 3 चीज़ आ रही, Ca जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, O को हम बोलेंगे ऑक्सी और Cl2 को बोलेंगे क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात और भी आगे बढ़ती है, क्योंकि इसके रासायनिक नाम दो हैं। कभी कभार ये जो नाम है वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो फिर क्या मिलेगा, इस ऑक्सी की जगह हाइपो शब्द मिलेगा। इस ऑक्सी की जगह क्या मिलेगा, हाइपो। तो नाम क्या बनेगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम याद हो जाएगा। इसका उपनाम विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। दोनों नाम याद रखने। अभी मैं बताऊंगा ये विरंजक शब्द क्या है या ब्लीचिंग पाउडर क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी सिर्फ हम इनके उपनाम और रासायनिक नाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और साथ में इनमें क्या डिफरेंस है, इनको कैसे याद किया जाए वो पढ़ रहे हैं। अगला आता है CaSO4 2H2O। उससे अगला आता है CaSO4 हाफ H2O। एक को हम जिप्सम कहते हैं और दूसरे को POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इनको याद कैसे करें, आपको देखना है कि दोनों ही कैल्शियम के सल्फेट लवण हैं। सिर्फ और सिर्फ जल के अणुओं की संख्या चेंज है। जिप्सम में 2H2O आ रहा है और आपके POP में हाफ H2O आ रहा है। इसका मतलब जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं और POP में जल का आधा अणु होता है। इस बात को ऐसे समझना है कि आपके जिप्सम और POP दोनों का एग्जाम में फॉर्मूला पूछ ले तो दोनों ही आपके कैल्शियम के सल्फेट लवण है। इसका मतलब CaSO4 तो आएगा, साथ में जल के अणु आएंगे। तो जिप्सम में कितने अणु होंगे, जिप्सम में 2 अणु होंगे और POP में जल का आधा अणु आएगा। चलो, इसको हम बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। इस कारण हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे रटने का प्रयास करते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो इनको रटना नहीं है। जितने भी यौगिकों के रासायनिक नाम है उनको एक को भी नहीं रटना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो इनके रासायनिक नाम पता कर सकते हो। चलिए जिप्सम का निकाल दो। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, 2 को हम केमिस्ट्री में डाई बोलते हैं और H2O जल को बोलते हैं हाइड्रेट। तो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। पता चल गया, फॉर्मूले से नाम बना लेंगे। चलिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पता करते हैं। POP में आपके जिप्सम में जल के 2 अणु थे और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु होगा। इस बात को ध्यान रखना। Ca का कैल्शियम, SO4 का सल्फेट, 1/2 को अर्ध बोलेंगे और H2O को हाइड्रेट। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। चलिए यहां पर हम आधे को अर्ध बोल रहे हैं, कहीं पर इस आधे को हेमी कहा गया, हेमी। तो ये भी ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, दोनों नाम याद रखना। जिस प्रकार हमने विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा कि यहाँ पर हम O को पहले ऑक्सी बोलते थे और कहीं पे इस O को हाइपो भी बोला गया है, उसी प्रकार इस 1/2 को कहीं पे अर्ध बोला गया है और कहीं पर हेमी बोला गया।
तो अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट दोनों नाम याद रखने हैं। तो एक बार हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, कैल्शियम सल्फेट 1/2 को अर्ध हाइड्रेट, या इसको हम बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। चलिए, ये इनके साधारण नाम, उपनाम और रासायनिक नाम और इनके फॉर्मूले हो गए जो सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैल्शियम के 6 यौगिक जो हमने अभी पढ़े हैं, इनको आपको बिल्कुल याद करना है, क्योंकि ये ऐसे यौगिक हैं जैसे हम देखें चूना है, आपके बुझा हुआ चूना है, या मार्बल है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या जिप्सम है, जिप्सम सीमेंट में होता है, या आपके व्यंजक चूर्ण है जिसका उपयोग हम पानी में जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने में, या जो कपड़े और वस्त्र उद्योग है उसमें कपड़ों को रंगहीन करने में करते हैं। तो इन सभी का उपयोग हम सामान्य जीवन में कर रहे हैं, और दैनिक विज्ञान वही होता है जिसका उपयोग हम सामान्य जीवन में करते हैं। तो चलो, ये तो नाम याद हो गए ना। अब हम इनके उपयोग पढ़ेंगे, इनके यूज क्या है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही पढ़ेंगे। इनको याद कैसे करेंगे? बिल्कुल सीधा सा है, कैल्शियम के साथ ऑक्साइड जुड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ क्लोरीन आया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम के साथ सल्फेट आ रहा है लेकिन अलग अलग आ रहा है। एक में जल के 2 अणु हैं जिप्सम, एक में जल का आधा अणु है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे पढ़ना इनको। चलिए यूज देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे CaO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम या कली कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट का 50 से जो 60% भाग है यही होता है आपके बिना बुझा हुआ चूना, CaO। सीमेंट का 50 से 60% भाग कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है। विशेष तौर से ध्यान रखना, इसका उपयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं। अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट में एक तो ये होता है, साथ में सिलिकेट SiO2 और Al2O3 एल्यूमिना। मतलब हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा अगर हम सीमेंट की खोज की बात करें तो सीमेंट की खोज सन 1824 में हुई, और किसने की? जोसेफ एस पीडीन ने। जोसेफ एस पीडीन, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया, सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ एस पीडीन ने की। कब की? सन 1824 में की। उसने जो सीमेंट खोजा उसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। हालांकि हम सीमेंट अलग से पढ़ेंगे जब हम दैनिक जीवन में रसायन पढ़ेंगे, जिसमें हम साबुन, सीमेंट, कुछ उर्वरक, कुछ बहुलक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। जो हम ऐसे रसायन जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में रसायन, उनको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। लेकिन अभी एक बार इतना देख लो कि जो सीमेंट है, सीमेंट में 50 से 60% क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसका उपयोग क्या है? एक CaO प्लस NaOH, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम बनाने में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम, सोडा NaOH, कास्टिक सोडा, लाइम चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों मिलके सोडा लाइम बना देंगे।
तो सोडा लाइम का फॉर्मूला CaO प्लस NaOH। इस बात को ध्यान रखना, सोडा लाइम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहली बात समझ में आई क्या? पहला हमने बिना बुझा हुआ चूना जिसे हम क्विक लाइम कली कहते हैं उसके उपयोग पड़े कि ये सीमेंट में 50 से 60% होता है और सोडा लाइम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में सोडा लाइम का फॉर्मूला पूछा था कि सोडा लाइम होता क्या है। सोडा प्लस लाइम, लाइम मतलब चूना और सोडा मतलब कास्टिक सोडा NaOH, तो CaO प्लस NaOH का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। चलिए ये बात समझ में आ गई। दूसरा हम जो उपयोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। हाइड्रोजन आया मतलब जल है, जल है मतलब चूना बुझ गया, इस बात को ध्यान रखना। इसका उपयोग हम सफेदी करने में करते हैं, सफेदी करने में या भवन निर्माण में करते हैं भाई। क्यों करते हैं सफेदी करने में? क्योंकि ये रोगाणुनाशी होता है, रोगाणुओं को खत्म करता है, रोगाणुनाशी होता है, इस कारण इसका उपयोग सफेदी करने में करते हैं। दीवारों पर खूब सारे रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं और फिर हम सफेदी करते हैं, वो रोगाणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। इस कारण इसका उपयोग हम जो बुझा हुआ चूना है इसका उपयोग सफेदी करने में या भवन निर्माण में करते हैं। कोई खास उपयोग नहीं है, कहीं पे भी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी पढ़ लो। सफेदी करने में सबको पता है, जो चीज़ें पता नहीं होती वो एग्जाम में पूछी जाती, इस बात को ध्यान। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर जिसे हम मार्बल कहते हैं, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, जिसे हम लाइम स्टोन कहते हैं, कुछ मकराना भी कहते हैं, ऐसे जो भी। इसका उपयोग भी हम भवन निर्माण में करते हैं, भवन निर्माण करते हैं तो ये फर्श पे लगाया जाता है क्योंकि ये दूधिया होता है और दिखने में अच्छा लगता है, इसका सजावट के तौर पर ये यूज किया जाता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। और ये भी सही बात है, ये कैल्शियम का मुख्य अयस्क है, जो मार्बल है, संगमरमर है, ये कैल्शियम का मुख्य अयस्क है, ये चीज़ याद रखनी है। साथ में इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उपनाम बुझा हुआ चूना, हमने चूने को बुझा दिया। अगला जो हम पढ़ेंगे इसके उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके दो रासायनिक नाम हमने पारे में डिस्कस किया। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, थोड़ा बात समझना। जो वस्त्र उद्योग होते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वस्त्र उद्योग या कागज उद्योग होता है, उसमें किसी कपड़े से कलर हटाना है, जैसे कोई लाल रंग का कपड़ा है उसको रंगहीन करना है तो हम इसका यूज करेंगे। कोई कागज है, नीले रंग का कागज है, उसको वाइट करना है, उसको रंगहीन करना, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो आपके कागज तथा वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, ये विरंजक क्या होता है? रंजक वर्ण मतलब कलर, वी का मतलब कलर को हटाना, तो विरंजक के रूप में क्या जाता है। कैसे काम करता थोड़ा समझना है, ये काम कैसे करता है कागज और वस्त्र उद्योग में। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, उसके साथ H2SO4, सांद्र H2SO4 जिसे हम तेजाब बोलते हैं, वो मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर लिया, उसमें तेजाब डाला, क्या होगा तेजाब डालने पर, देखते हैं। तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस मुक्त करेगा और साथ में H2O जल निकलेगा। जैसे ही अभिक्रिया होती है तुरंत ये क्लोरीन और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं भाई, आपके HCl वापस एसिड बना देते हैं। और साथ में ये जो मैंने साइन लिखा है O को डब्बे में बंद किया, इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन।
मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसका हम कागज़ और वस्त्र उद्योग में कैसे यूज करते हैं और ये कैसे कागज़ को रंगहीन बना देता है या वस्त्रों को रंगहीन बना देता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, उसमें तेजाब मिलाते हैं। जैसे ही तेजाब मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट बनता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और साथ में जल बनता है। और जो क्लोरीन गैस मुक्त है वो तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करती है। फटाफट अभिक्रिया चल रही है और दूसरी अभिक्रिया शुरू हो जाती है। फटाक से इसने अभिक्रिया की, एक अम्ल बनाया 2HCl और साथ में सिर्फ O बचा। देखो ये इसके पास गया, सिर्फ क्या बचा, O, सिर्फ O बचा। जबकि ऑक्सीजन तो O2 के रूप में पाई जाती है, द्विपरमाणविक। ऑक्सीजन गैस द्विपरमाणविक है, कम से कम 2 परमाणु होने चाहिए, लेकिन हमारे पास O बचा, इस कारण इसको बोलते हैं परमाणविक ऑक्सीजन। और तुरंत प्राप्त हुआ, इस कारण इसको बोलेंगे नवजात ऑक्सीजन। नवजात मतलब जो तुरंत उत्पन्न हो, नवजात। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन ये क्या करेगी, जो भी रंगीन पदार्थ हैं, जो भी रंगीन पदार्थ हैं, चाहे आप हरा कागज ले रहे हो या आप लाल कपड़ा ले रहे हो, उस पदार्थ के साथ ये अभिक्रिया करेगी और उसको रंगहीन कर देगी, उसको रंगहीन कर देगी। उसके पास जो रजक था, जो वर्ण था, उसको हटा देगी, मतलब विरंजित कर देगी। इस कारण इसका नाम दिया विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ गई? तो इसका उपयोग करते हैं हम। ये उपयोग आपको ऐसे याद रह जाएगा, इतना हमने एक्सप्लेन किया। तो वस्त्र एवं कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक मतलब कलर हटाने में, रंजक के रूप में, एक उपयोग तो पता चल गया। दूसरा उपयोग, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है और क्लोरीन गैस जल में जीवाणुओं को हटाता है। अगर आपका जो टांका है पानी का, जिसमें कुआं है, टांका है, जो भी स्रोत है, उसमें जीवाणु उत्पन्न हुए तो आप क्या डालोगे, ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, क्योंकि ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो जीवाणुओं को मारती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है। इस कारण इसका उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में या जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं जर्म, इसको बोलते हैं निजर्मीकृत, निजर्मीकृत। तो जो पानी में जीवाणुओं को मारने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और साथ में वस्त्र और कागज उद्योग में कपड़ों को विरंजित करने में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चाहे रासायनिक नाम हो, इसका उपनाम हो, इसका सूत्र हो, इसके दोनों उपयोग हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें बार बार पूछा गया, इस बात को समझना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, एक जिप्सम और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जिप्सम का क्या उपयोग है पढ़ते हैं, चलो। वहाँ पे थोड़ी जगह कम है, चलो जिप्सम का उपयोग यहाँ पे लिख देते हैं। जो सीमेंट होता है, सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है भाई? क्योंकि ये सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। हम सबको पता है जो सीमेंट है वो तेजी से जमता है, और जब तेजी से जमेगा, जैसे हम अपने भवन में प्लास्टर कर रहे हैं और सीमेंट से कर रहे हैं तो फटाक से जम जाएगा। हमें फटाक से नहीं जमना, उसको धीरे धीरे जमाना है ताकि मजबूत हो, जो दीवारें हैं वो मजबूत हो, प्लास्टर है वो अच्छा हो। इस कारण हमें क्या करना है, सीमेंट के जमने की दर को धीमा करना है। इस कारण हम उसमें क्या मिलाएंगे, जिप्सम मिलाएंगे। कितना, 2 से 3%। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है, क्योंकि ये सीमेंट के जमने की दर को धीमा करता है।
इस बात को सीमेंट की जो जमने की दर है उसको धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। तो जिप्सम का ये उपयोग है। दूसरा क्या उपयोग है, हम इस जिप्सम की सहायता से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा देखते हैं। इसको एक बार रब कर रहे हैं। जो हमने विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा कि ये कैसे काम करता है वस्त्र और कागज उद्योग में, उसको एक बार मैं रब कर रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। अब देखिए जिप्सम से पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है वो समझते हैं। इसके लिए ये जो चीज़ है मैं हटा रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर हमें जगह चाहिए थोड़ी, इस कारण। देखो ये जैसे हमारा जिप्सम है 2H2 कैल्शियम सल्फेट 2H2, इसको हम यदि 373 केल्विन या जिसको हम बोल सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो आपके इसमें जो जल के 2 अणु थे उसमें से 1/2 मतलब 1.5 अणु है वो निकल जाएंगे और पीछे क्या हाफ H2O बचेगा। तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम। इस बात को समझना और ये आपके 3/2 H2O बाहर निकल जाएंगे। कि अगर हम जिप्सम जिसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है उसको हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो उसमें से जल के 1.5 अणु निकल जाते हैं और आधा अणु बचता है। ये जो आधा अणु बच रहा है इस कारण किसका निर्माण हो रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ गए क्या। चलो अब थोड़ा समझना, यदि हम इसी जिप्सम को 473 केल्विन या 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते तो इसके अंदर जितने भी जल के अणु हैं, जैसे जल के 2 अणु हैं तो वो पूरे के पूरे बाहर निकल जाता और क्या बचता, कैल्शियम सल्फेट। यदि इसके साथ जल का आधा अणु होता तो उसे हम बोलते प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। इसके अंदर ये जो आधा अणु था वो भी बाहर निकल गया, इसका मतलब जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो मर गया। इसको हम बोलेंगे मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी लिख देते शॉर्ट में। तो अब आपको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मृत तापित पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। यदि हम जिप्सम को 473 केल्विन या आपके 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो उसके अंदर जितना भी जल है, जल के जो 2 अणु है वो पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे और पीछे सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा। उसे हम बोलते हैं मृत तापित प्लास्टर। और यदि हम जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो जल के 1.5 अणु बाहर निकलते हैं और पीछे आधा अणु बचता है, उसे हम कहते हैं पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात समझ में आ गई क्या। दोनों थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और मृत तापित प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु होता है और मृत तापित प्लास्टर में जल का कोई अणु नहीं होता है। इस बात को समझ। अब पीओपी के उपयोग क्या है। एक तो हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपके जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको यदि हम 10 से 15 मिनट पानी में डुबो कर रखें तो ये कठोर हो जाता है। इस कारण इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। आप देखते हो जब हड्डियाँ टूट जाती है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं और पहले ये पाउडर होता है और उसको हम पानी में 10 से 15 मिनट रखते हैं और वो कठोर हो जाता है। ठीक है, तो हड्डियों को जोड़ना। दूसरा, सजावटी
सामान बनाने में। जैसा आप देखते हो कि जो हमारे घर की जो ऊपरी छत होती है या पंखों के आसपास कुछ डिजाइन बनाई जाती है, वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। या जितने भी मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। तो ये पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको समझना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि हम जल में 10 से 15 मिनट रखें तो ये कठोर हो जाता है। इस कारण इसका उपयोग हम हड्डियों को जोड़ने में, सजावटी सामान या आपकी मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आज की क्लास में हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा। कैल्शियम के जो उपयोग हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे हमारे मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, दूध में पाया जाता है, अंडे के छिलके में पाया जाता है। फिर हमने कैल्शियम के अयस्क पढ़े और कैल्शियम का जो मुख्य अयस्क होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम संगमरमर चूना पत्थर कहते हैं, वो होगा। फिर हमने कैल्शियम के कुछ यौगिक पढ़े और 6 यौगिक पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण। इन यौगिकों का सूत्र भी याद रखना है, इनके रासायनिक नाम भी याद रखना है, इनका उपनाम भी याद रखना है और इनके जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो भी याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण जो 6 यौगिक पढ़े आपके बिना बुझावा चूना, मार्बल क्या होता है, या विरंजक चूर्ण क्या होता है, या जिप्सम क्या होता है, या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इन 6 के बारे में डिस्कस करें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, और जिन यौगिकों का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं वो दैनिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस कारण एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिस किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में दैनिक विज्ञान शब्द आया है, इसका मतलब ये चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासें कैसे लग रही हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की लिंक को आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए उन तक इसकी लिंक को शेयर करें, ताकि इस चैनल का जो लाभ है वो भी प्राप्त कर सके। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।